बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied lens formula and different application of lenses. In the application of lenses, we have discussed camera, slide projector and photograph enlarger. Today, we are going to study another application, another important application in geometrical optics or lenses is simple microscope. Simple microscope की तरफ जाने से पहले we should know that what is microscope. A microscope is an optical instrument which is used to see the image of small objects. The image of such objects that we cannot see the images of such objects with the help of our naked eye. So simple microscope is just an optical instrument which is used to see the image of small objects. Basically there are two to three types of microscope. बायोलॉजी वाले बच्चों ने माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, बायो में 9th क्लास में. So number one type is simple microscope, ठीक है. Second is compound microscope and the third one is which is very advanced is electron microscope, ठीक है. हम बेसिकली यहाँ पर लेंसेज के से रिलेटेड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे. सो हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है. सिंपल माइक्रोस्कोप पर जाने से पहले हमने जब इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस देखी थी तब हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है. हमने जो लास्ट केस डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस में, उसमें हमने देखा था एक केस जिसमें क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा एफ और लेंस के दरमियान था, ठीक है. आप पेज नंबर 51 पर अगर आए, लास्ट ई केस जो आपके पास था, ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इतना आगे ले आए कि वो फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में आ जाए, तब इमेज क्या होता है, बड़ा होता है और विजुअल इमेज होता है, यानी कि वो इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बनाया भी था लास्ट लेक्चर में, एफ और लेंस के दरमियान में है, ठीक है. और फाइनली आपके पास जो लाइंस हैं, लाइट की रेज हैं, वो मीट नहीं कर रही, बल्कि वो वर्चुअली इमेजिनरी हमें ऐसा लग रहा है कि वो लेंस के पीछे एक पॉइंट है, वहां पर मीट कर रही है, ठीक है. सो वो वहां पर मीट कर रही हैं और जो फाइनल इमेज बन रहा है आप देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बन रहा है. द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से पीछे बन रहा है. विजुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, विजुअल बन रहा है यानी कि उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, और लार्जर बन रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से. यही चीज, ये जो लास्ट केस है, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस करेंगे. सिंपल माइक्रोस्कोप में यही प्रोसेस हो रहा होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप या कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस क्या एक्ट करता है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. कब, जब ऑब्जेक्ट एफ और लेंस के क्या आ जाए, दरमियान में आ जाए. सो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इन विच केस कॉन्वेक्स लेंस एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है. सो आप बताएंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड लेंस, अ वर्चुअल एंड enlarged एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड. इन दिस केस द कॉन्वेक्स लेंस और अ कन्वर्जिंग लेंस एक्ट्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना.
तो माइक्रोस्कोप का भी पर्पस यही है कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के इमेज को बड़ा करके इनलार्ज करके दिखाए। उसके अंदर जो वर्किंग हो रही होती है वो यही हो रही होती है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान रखते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने माइक्रोस्कोप यूज़ की हो या आपने टीवी में देखा हो, आजकल जो कोविड-19 के जो टेस्ट होते हैं इसमें भी माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। माइक्रोस्कोप का वो जो साइड पर हैंडल लगा होता है उससे वो एडजस्ट कर रहे होते हैं उसकी फोकल लेंथ, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में रखना होता है ताकि बड़ा इमेज ऑब्टेन हो, ठीक है। सो कमिंग बैक टूवर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन, a magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified images of small objects. Magnified images मतलब बड़े images किसके? Small objects के। Hence it is also called simple microscope. ये आपके पास simple microscope की definition है कि a magnifying glass is a convex lens, उसमें जो lens use होता है वो convex lens होता है या उसे magnifying glass भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेंस, वो जो इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज है उसको बड़ा करके दिखा रही। सो मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर टू द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस such that an upright virtual and magnified image is seen clearly at 25 centimeter from the normal eye। कि वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, नियर रखते हैं F के, ठीक है, F के हम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट F और ये लेंस बनाया हुआ है कॉन्वेक्स, इसके दरमियान में प्लेस किया, ठीक है, और फाइनल जो इमेज बन रहा है वो लेंस के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है और बड़ा इनलार्ज बन रहा है आपके पास, ठीक है। सो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हो क्या रहा है, अब हम सिंपल एक केस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है केस नंबर 1 जहां पर हमने कोई लेंस नहीं यूज किया हुआ। सिंपल हमारे पास क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सिंपल हम उसे ह्यूमन आई की मदद से देख रहे हैं। अब जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और जहां पर ह्यूमन आई है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या बन रहा है, उनके दरमियान एक एंगल थीटा बन रहा है। थीटा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 में, कॉस थीटा साइन थीटा। थीटा बेसिकली कहते हैं एंगल को, हम एंगल की रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं वर्ड थीटा से, THEETA, थीटा, और इसका सिंबल इस तरह बनाते हैं, एक आप सर्कल बनाएं, ठीक है, और इसको इस तरह से कंटिन्यू कर दें यहाँ तो ये थीटा का सिंबल है, आपने 9th में पढ़ा है। सो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको हम आई से देख रहे हैं, जो आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान एंगल बन रहा है उसको हमने शो किया है थीटा से। डी, स्मॉल डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज प्लेस्ड। सो लेट थीटा, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ने लगे हैं हम, ठीक है। जैसे हमने मैग्निफिकेशन निकाली थी लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल में कि मैग्निफिकेशन रेशियो थी Q, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है कि लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ये होती है कि वो कितना ज़्यादा इमेज को मैग्नीफाई करके बता सकता है। अगर वो ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है, अगर वो कम करता है तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम है। Let theta be the angle subtended, subtended मतलब बना रही है, at the eye by a small object when it is placed at near point of the eye। near point of the eye का मतलब ये है कि ऐसा point eye का जहाँ से हम, ऐसा करीब तरीन near point eye का जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं, वो बेसिकली होता है आई का 25 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट आपके पास आता है, ठीक है। या आगे होगा भी, हो सकता है ये फिगर में थोड़ा 25-30 हो, वो आगे जाकर हम देख लेते हैं जब हम आई को डिस्कस करें। तो वो कह रहा है एट नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई रखा हुआ है। अगर तो मैं एक ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आगे ले आता हूँ, अपनी आई के बिल्कुल पास ले आता हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो वो कह रहा है एट नियरेस्ट पॉइंट, सबसे करीब तरीन जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और जो एंगल ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान बन रहा है वो क्या है, थीटा, ठीक है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव नियरर टू द आई, द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीज एंड बिकम थीटा डैश, ठीक है। जैसे जैसे दूर रखा हुआ एंगल कम होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ रखा हुआ दूर एंगल कम है, जैसे जैसे मैं करीब लेता जाऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल ज्यादा होता जाएगा।
अब मैं उसको बहुत ज़्यादा आपका करीब ले आया हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले नियरेस्ट पॉइंट पे था, उसको और ज़्यादा नियर ले आया हूँ, नियरेस्ट पॉइंट से भी और वो नियर आ गया, तो तब एंगल बढ़ेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव नियरर टू द आई, फिगर 12.30b, द एंगल ऑन द आई विल इंक्रीज एंड बिकम थीटा डैश। अब देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पहले दूर था, अब और उसको यहाँ पर करीब ले आए तो एंगल हो गया थीटा डैश। थीटा के ऊपर सिंपल क्या लगा दिया, डैश, इस तरह, इसको कह रहे हैं थीटा डैश। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आप इसको इतना करीब लेंगे तो आपको इमेज नजर नहीं आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, we put a convex lens between the object and the eye so that the lens makes a large virtual image of the object at near point of the eye। अब क्या करें, जैसे हम माइक्रोस्कोप की एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी छोटी चीज़ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको नेकेड आई से जितना भी हम करीब ले आए हम उसको नहीं देख सकते। उसके लिए अब हम क्या लगा रहे हैं, बीच में हम आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं, ठीक है। हमने ये कॉन्वेक्स लेंस उसके दरमियान में प्लेस कर दिया। अब वो कॉन्वेक्स लेंस की अरेंजमेंट क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नियरेस्ट पॉइंट पर पड़ा हुआ है आई के। कहाँ पड़ा हुआ है, नियरेस्ट पॉइंट, या फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में पड़ा हुआ है। किसके दरमियान पड़ा हुआ है, फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान, जो कि हमने लास्ट केस डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट जब फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान हो तो इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, विर्चुअल बनता है और इनलार्ज बनता है। सेम इज द केस हियर कि ये जो आपके पास HO इसे अब शो किया हुआ है, ये HO क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, कि कितनी हाइट का कितने साइज का ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपके पास पीछे, जैसे कि हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट के पीछे आपके पास ये इमेज बन रहा है जिसे HI से शो किया हुआ है। HI स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। इसका मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उसका साइज बड़ा मिल रहा है, और यही हम चाहते हैं माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास में, ठीक है। सो इस तरह आपके, अब देख लें, पहले डिस्टेंस जब आप नियरेस्ट पॉइंट पर ले आए तब डिस्टेंस है D0, ठीक है, आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में। और जब फाइनल जो आपके पास बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, उसको फाइनल इमेज और वो जो लेंस या आई जहां पर प्लेस है उसके दरमियान डिस्टेंस को शो किया हुआ है स्मॉल d से, ठीक है। और थीटा डैश वो एंगल है जब बिल्कुल ही आप करीब ले आए हैं आई के उसको, ठीक है, एंगल बढ़ गया, थीटा से थीटा डैश हो गया। सो वही कह रहे हैं, इफ यू पुट अ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई सो दैट द लेंस मेक्स अ लार्ज, बड़ा बना रहे हैं, विर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का विर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकता एट नियर पॉइंट ऑफ द आई, के जो नियर पॉइंट है सबसे आई का। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाता है। साथ में एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह के पास होता है, आप देख रहे हैं उस पर जो थंब है या अंगूठा है उसका इनलार्ज इमेज बन रहा है, ठीक है। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई हो जाता है। द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस विल बी, मैग्नीफाइंग पावर अब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है रेशियो थीटा डैश ओवर थीटा, ठीक है। थीटा डैश क्या है कि जब हम उसे नियर पॉइंट से भी आगे ले आए हैं, वो वाला एंगल जब उसको नियर पॉइंट से भी आगे ले आए हैं, ठीक है। और थीटा वो एंगल जब वो नियर पॉइंट पर है, आई के नियरेस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। सो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होगी वो आपके पास क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर, या इसको कैपिटल लेटर M से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक और भी फॉर्मूला है जो है 1 + d/f। अब ये फॉर्मूला किस तरह है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये आप इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर में जाकर फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, 8th या 7th चैप्टर है, उसमें जो लाइट में आप ये माइक्रोस्कोप का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसमें आप इस पूरे फॉर्मूले की थीटा डैश ओवर थीटा और ये 1 + d/f, इसकी क्या करेंगे, पूरी डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इस बुक में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। वे d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस या आई, और f क्या है आपके पास, f सिंपल है आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, और 1 सिंपल आपके पास कांस्टेंट है। सो लास्ट पैराग्राफ में अब ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है,
वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डी इज नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, जहां तक आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई. It is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have greater magnifying power. अगर आप यहाँ से रिलेशन देखें, ये फॉर्मूला बन रहा है ना, अगर देखें इसे 1 + d/f, तो 1 क्या है इसमें कांस्टेंट है, ठीक है. अगर रिलेशन निकालें तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है f के, ठीक है. मतलब जितनी फोकल लेंथ ज्यादा लेंस की उतनी मैग्नीफाइंग पावर कम, जितनी फोकल लेंथ कम लेंस की उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा, और यही हमें चाहिए, हमें लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेंस की फोकल लेंथ को कम कर देते हैं. जैसे ही हम लेंस की फोकल लेंथ को कम कर देते हैं, मैग्नीफाइंग पावर या इमेज को बड़ा दिखाने की पावर ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ठीक हो गया. So it is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have a greater magnifying power. इसको अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट MCQs भी है आपके पास, ठीक है. आप देख सकते हैं साइड पर कि पहले जो ऑब्जेक्ट अंगूठा पड़ा हुआ था वो छोटा था, नजर आ रहा था. जैसे ही लेंस रखा, क्योंकि वो अंगूठा जो था थंब वो एफ और लेंस के दरमियान में पड़ा हुआ था, जो फाइनल इमेज बना वो बड़ा बन गया और मैग्नीफाई कर कर हमें उसका थंब का इमेज ऑब्टेन होगा. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर हमने पहले पढ़ ली मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, कि मैग्नीफाइंग पावर कितना ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकते हैं. रिजॉल्विंग पावर है द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, फर्क करना, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स. मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो इतने क्लोज पड़े हुए हैं कि हम उनको अलग अलग नेकेड आई से नहीं देख सकते, इतने क्लोज. फॉर एग्जाम्पल ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो एटम्स हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, क्योंकि वो इतने क्लोज होते हैं कि हम उनको आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आई. ठीक है. तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये हमेशा किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है, माइक्रोस्कोप की या टेलीस्कोप की, ठीक है, जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. The resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources. Point sources भी मतलब जो आपस में आसपास पड़े हैं, ठीक है, यानी कि एक सिंपल सा अगर मैं बहुत छोटा सा पॉइंट लगाता हूँ, इतना उनका मतलब साइज हो, ठीक है. सो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि किसी दो क्लोजली या पॉइंट सोर्सेज को डिफरेंशिएट जितना अच्छा कर सकती है कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उतनी अच्छी उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी. ठीक है. इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट्स डेट आर क्लोज टुगेदर, ये मैंने आपको बताया जो बहुत क्लोज हो आपस में, वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर. यही मैंने आपको बताया, जितनी हाई रिजॉल्विंग पावर होगी उतना ज्यादा उनको डिफरेंशिएट करके हम देख सकते हैं जो दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल वी यूज हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, यही मैंने बताया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है रिजॉल्विंग पावर. सो माइक्रोस्कोप की हाई रिजॉल्विंग पावर को हम यूज करते हैं टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स एंड टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट स्टार्स. मैंने आपको बताया टेलीस्कोप जो होती है वो डिस्टेंट स्टार्स या मून को देखने के लिए यूज होती है, ठीक है, जो हमें छोटे नजर आते हैं नेकेड आई से, लेकिन टेलीस्कोप से हमें वो बड़ा उनका इमेज नजर आता है. इसी तरह टाइनी ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको भी हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जिनकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है. ठीक है. So next we will move towards our next article, a most important long question, which is compound microscope. The next article is compound microscope. First, why it is called as compound microscope? It is called compound microscope because in this type of microscope, two converging lenses are used. That's why it is called as compound microscope, because it has two converging lenses. ठीक है. अब टू कन्वर्जिंग लेंसेज यूज होते हैं. एक कन्वर्जिंग लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को हम कहते हैं आई पीस. एक को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक को हम क्या कहते हैं, आई पीस. ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जैसा कि आप फिगर 12.31 में देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम, जो हमने ऑब्जेक्ट जिसका इमेज देखना होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसने स्लाइड विथ स्पेसिमेन. ठीक है. स्पेसिमेन मतलब हम बायोलॉजी में यूज करते हैं इस टर्म को, डिफरेंट स्पेसिमेन मतलब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, या डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के उनको डिस्कस करने के लिए। सो वो हमें स्लाइड्स में हमारे पास होते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में स्लाइड प्रोजेक्टर में आपको एक स्लाइड दिखाई थी, उस स्लाइड के अंदर उस ऑब्जेक्ट का आपके पास वो तस्वीर होती है, ठीक है, उसको उस स्लाइड को हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। अब जिस जगह पर हम माइक्रोस्कोप के ऊपर उसको रखते हैं, ठीक है, जिसे यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव स्टेज कह रहे हैं, उस स्टेज के ऊपर या उस जगह के ऊपर आपके पास क्या लगा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, ठीक है। जो फर्स्ट लेंस हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ, जिसे हमने शो किया है FO से। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है आपके पास वो छोटा होता है, या जब हम लेंस को कहें कि लेंस छोटा है, इसका मतलब क्या है, उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, ठीक है। सो हमने जहां पर स्टेज पर वो स्लाइड रखी होती है जिसको हमने देखना होता है, उसके ऊपर आपके पास लगा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और माइक्रोस्कोप में ऊपर से जहां से हम इमेज देख रहे होते हैं ऑब्जेक्ट का, उस लेंस को कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं, आई पीस। आई पीस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारी आई है जिस पर हम इमेज देख रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, और आई पीस जहां से हम उसके ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए उसे आई पीस कहते हैं। अब आई पीस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ, FE से उसको शो किया है। जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ आपके पास ज्यादा होती है। वो क्यों ज्यादा होती है, वो हम वर्किंग में जाकर आगे जाकर देखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव and the eyepiece and is used to investigate structure of small objects। ये क्या आ गई उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे उसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आप ये वाली डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये डायग्राम सिर्फ आपकी समझने के लिए फिगर 12.31। नेक्स्ट फिगर 12.32 रे डायग्राम है, वो आपने लाजमी बनानी है। 12.31 अगर आप बना सकते हैं इजीली तो बना लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें आई, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेकेंड लेफ्ट पर आपके पास है आई पीस। आई पीस जो सेकेंड लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, जहाँ से हम फाइनल इमेज को देख रहे हैं। उसके नीचे है बॉडी ट्यूब। उस जो आई पीस है उसे कवर किया हुआ है एक बॉडी से, उसकी जो बॉडी है ओवरऑल उससे कवर किया हुआ है, जिसको बॉडी ट्यूब कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव टरेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टरेट बेसिकली, टरेट क्या होता है, अ रोटेटिंग हैंड फॉर टूल्स, कि रोटेट करने के लिए यूज होता है। अब होता क्या, आपने माइक्रोस्कोप जो किसी वीडियो में देखा हो जिसमें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो वहाँ इस तरह से आपके पास 3 मुख्तलिफ पावर के, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टरेट के नीचे 3 मुख्तलिफ पावर्स के ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। 3 मुख्तलिफ पावर के क्यों लगे होते हैं, कि अगर तो हमने ज़्यादा फोकल लेंथ का यूज़ करना है लेंस, तो जाहिर बात है उसकी पावर कम होगी, क्योंकि हमने पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर तो कम फोकल लेंथ का यूज़ करना है तो पावर ज़्यादा होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर इन्वेस्टिगेशन और आवर फाइनल इमेज वी कैन एडजस्ट इट बाय ऑब्जेक्टिव टरेट, ठीक है। उसके ज़रिए हम उस पार्ट को रोटेट कर सकते हैं जिसके ऊपर वो तीनों पावर्स के लेंसेज लगे हैं, ठीक है। सो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टरेट, जिसको हम रोटेट करने के लिए यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे ऑब्जेक्टिव स्टेज। ऑब्जेक्टिव स्टेज का मतलब क्या है, जहां पर हमने अपने स्पेसिमेन या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ऑब्जर्व करना है उसको देखना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव स्टेज के नीचे है कंडेंसर लैंप। लैंप क्या है, लैंप बेसिकली लाइट सोर्स है। लाइट निकलेगी और लेंस पर जाकर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर ही हमें इमेज मिलेगा ना, इसलिए कंडेंसर लैंप। नीचे क्या है, बेस। बेस उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। राइट साइड पर आ जाए तो स्लाइड विद स्पेसिमेन जो हमने ऑब्जर्व करनी है, उसके बाद एक आर्म होता है इसका, उसके बाद फाइन फोकसिंग नॉब और कोर्स आपके पास फोकसिंग नॉब। फाइन और कोर्स में क्या फर्क है, कोर्स का मतलब ये होता है, कोर्स का मतलब होता है रफ, ठीक है। ये जो कोर्स फोकसिंग नॉब होती है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये बड़ी तेजी से मूव करती है, इसकी ट्यूब बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जाती है और हमारे पास जो इमेज होता है वो एकदम अनक्लियर हो जाता है, क्लियर से अनक्लियर हो जाता है। ये बड़ा सेंसिटिव होता है, इसे जरा सा मूव करने में बड़ी तेजी से मूव करता है, ठीक है। उसके नीचे एक होता है आपके पास फाइन फोकसिंग नॉब।
फाइन फोकसिंग नॉब का क्या मतलब होता है कि अगर हमने बड़ा शार्प इमेज देखना है ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हम फाइन फोकसिंग नॉब भी यूज फाइन फोकसिंग नॉब। फाइन फोकसिंग नॉब से क्या होता है कि अगर हम उसे बहुत ज़्यादा भी मूव करें, उसकी नॉब को बहुत ज़्यादा रोटेट करें, तो वो बहुत स्लोली मूव करती है। ठीक है, मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा फाइन शार्प इमेज चाहिए तो उसके लिए हम फाइन फोकसिंग नॉब को अपनी मर्जी से रोटेट करते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करे और हम अपने डिजायर्ड पॉइंट की तरफ पहुंच जाएं। तो कोर्स फोकसिंग नॉब में ज़रा रफ सा इमेज बनता है और फाइन फोकसिंग नॉब में ज़्यादा क्लियर आपके पास इमेज बनता है। ठीक है, और ऊपर आपके पास वही आई आ गई। ये थे पार्ट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, ये इनकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। असल हमने रे डायग्राम या वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करें। ठीक है, अब ये है उसकी रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, ये बहुत मुश्किल से, मतलब अगर तो आपने प्रैक्टिस ना की हुई हो तो नहीं बनती। इसको 3-4 दफ़ा बनाएंगे तो आपकी इस पर ग्रिप होगी। कैसे बनाना है, मेन प्रॉब्लम वही आती है कि रेज नहीं मिलती फाइनल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने एक इस तरह स्ट्रेट रे बना लेनी है, उसको थोड़ा एंगल देकर बेंड कर लेना है, स्केल से करना है सारा काम। ठीक है, जिससे हम स्टेप्स बताए थे पिछले लेक्चर में। उसके बाद इसको और इसको आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और फिर इनके दरमियान आपने क्या बना लेना है, लेंस बना लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, वो स्केल से मैं बनाऊंगा तो टाइम पहले मैंने बना लिया, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। उसी तरह लाइंस लगाकर बीच में लेंस ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब साथ साथ देखते भी जाते हैं। ये पड़ा हुआ है आपके पास ऑब्जेक्ट जिसको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जो आपने माइक्रोस्कोप में देखा। अब नीचे पड़ा हुआ कंडेंसर लैंप, जैसे ही उसे ऑन करेंगे लाइट रेज उसमें से निकलेंगी। सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है OP से, हमने उसको शो किया है। किससे, OP से। ये है आपके पास FO, या जिसे आप फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के इसलिए इसे FO से शो किया। ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव लेंस इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा जिसे हमने कहा हुआ है I1, और जिसको शो किया हुआ है QR से। उसको OP से किया हुआ है, इसको QR से शो किया। ठीक है, ये है फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। वही कॉन्वेक्स लेंस में पहली रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बेंड कर जाती है और फोकल पॉइंट में से पास करती है। उसी तरह जो मैंने आपको तरीका बताया, पहले लाइंस बना लें फिर लेंस बना लें, उसके बाद दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ही पास कर जाती है। अब अगर आप देखें, ये जो इमेज बन रहा है ये उस ऑब्जेक्ट का एज अ सेम साइज ही बन रहा है, यानी कि छोटा इमेज बन रहा है। हमें चाहिए बड़ा इमेज। अब उसके बाद क्या होता है, ये आपके पास इमेज बन गई। ये FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस बिटवीन जहां इमेज बन रहा है और आपका ऑप्टिकल सेंटर। FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्ट था आपके पास, ये उसका एक स्मॉल इमेज I1 बन गया आपके पास। ठीक है, अब हमने, हमारा पर्पज है माइक्रोस्कोप में कि उस ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना। तो उसके लिए हम एक बड़ी फोकल लेंथ का लेंस लगाते हैं जिसे आईपीस भी कहा जाता है। अब आपको पता है कि अगर बड़ा इमेज देखना है, इन लार्ज इमेज देखना है, और माइक्रोस्कोप में आपको पता है मैग्नीफाई करना होता है, तो उसका क्या प्रिंसिपल है कि जो फाइनल इमेज जिस लेंस ने बनाना है, द लेंस, ठीक है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल इमेज, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द फोकल पॉइंट ऑफ दैट लेंस एंड दैट लेंस। मतलब उस लेंस और उसके फोकल पॉइंट के दरमियान ऑब्जेक्ट को होना चाहिए, ताकि जो आपके पास इमेज है वो विजुअल बने और ऑब्जेक्ट से पीछे और बड़ा बने। सो होगा क्या, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, ये एक इमेज बनाएगा I1। उसने इमेज बना दिया I1। अब ये जो इमेज बना है I1, ये एक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। दोबारा बताता हूं कि जो इमेज बनाया I1 किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, वो I1 इमेज बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस विच इज आईपीस हैविंग लार्जर फोकल लेंथ। ठीक है, सो ये वाला इमेज इस आईपीस के लिए एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट,
और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस और उस आई पीस के दरमियान में। जब हमने एक केस डिस्कस किया फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान हो तो रेज आगे जाकर नहीं मिलती, और अगर हम उन्हें पीछे एक्सटेंड कर लें तो वो ऑब्जेक्ट के पीछे एक वर्चुअल बड़ा और सीधा इमेज बनाती हैं, इरेक्ट इमेज बनाती हैं। इसी तरह यहाँ किया। अब इसको बनाने का तरीका समझ लें। यहां पर दोनों रेज मीट कर गई थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आया, ठीक है, और यहां पर दोनों रेज मीट कर गई। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 2 है। आपने रे नंबर 1 को स्केल की मदद से एक्सटेंड कर लेना है और रे नंबर 2 को इस तरह स्केल की मदद से एक्सटेंड कर लेना है। यही मैंने किया है। इस रे नंबर, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये है रे नंबर 1 और ये है रे नंबर 2। इसको, इन दोनों को मैंने स्केल की मदद से, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह यहां मैंने उनको स्केल की मदद से रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2 को स्केल की मदद से एक्सटेंड कर लिया। अब जब मैंने उनको एक्सटेंड कर लिया है तो वो जाकर आपके पास, इसमें आपने करना क्या है कि उनको जाकर एक्सटेंड कर लेना, थोड़ा सा जाकर इस तरह से उनको एक्सटेंड कर देना लाइन की मदद, ज्यादा नहीं करना, मतलब अपने अंदाजे से कोई 2-3 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। और उनको सेम पॉइंट पर जाकर रोकना है, ठीक है। सेम पॉइंट पर जाकर जैसे ही आप इन दोनों रेस को रोकेंगे, रे नंबर 1 और रे 2 को, आपने क्या बना लेना है, आपने आई पीस बना लेना है लार्ज फोकल लेंथ का, ठीक है। आई पीस बना लेना है लार्ज फोकल लेंथ का, इस तरह। मतलब अगर मैं आपको यहां पर शो करूं तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल रेज आई हैं, रे 1 और 2। आपने इस तरह क्या करना है, यहां पर एक आई पीस, एक बड़ा फोकल लेंथ का लेंस बना लेना है। अभी रफ बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो दोनों लाइंस आई हैं रे नंबर 1 और 2 को, इनको आगे स्केल की मदद से एक्सटेंड कर देना है। क्या कर देना है, आपने इस तरह इनको, ये है ना इस तरह आपने स्केल की मदद से इनको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। अब ये रफ बना रहा हूं मैं, तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपने ये जो दोनों आकर आई पीस पर जहां पर स्ट्राइक की थी, जिस पॉइंट पर, उन पर आकर आपने इनको, आपने बेसिकली और आगे भी ले जा सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर, बेसिकली इनको आपने वो करवाना होता है, ठीक है। फिर आपने आगे इनको, जैसे कि बुक में आप देख सकते हैं उसने ऑप्टिकल सेंटर पर करवाया, तो मिड में जाकर आगे उनको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपने पहली वाली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। क्या करना है, पहली वाली रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। इस तरह से एक्सटेंड करना है कि जो पहली वाली रे को आपने वहां तक लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल ये थी फर्स्ट रे, ठीक है, और ये थी सेकंड रे। ये पहली वाली रे को आपने उतना पीछे लेकर जाना है कि ये जहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, कि वो, क्योंकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे बनना है, तो आपने फर्स्ट वाली रे को बैक साइड पर इस तरह से एक्सटेंड करना है कि वो, उसको आपने एंड करना है ऑब्जेक्ट से, ये ओपी से पीछे, जैसा कि मैंने यहां पर इसको एंड किया हुआ है, रे नंबर 1 की बात कर, ठीक है। आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन से इसको पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे जाकर एक्सटेंड कर देना और रोक देना। फिर आपने रे नंबर 2 को इस तरह से क्या करना है, रे नंबर 2 आपके पास है, ठीक है। रे नंबर 2 को आपने इस तरह से स्केल की मदद से एक्सटेंड, अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि बोर्ड पर बना रहे हैं, आप भी जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली जो है आपका सीधा नहीं बनेगा इमेज, तो लाइन सीधी नहीं आएगी, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। इतना ना हो कि वो देखने से, अब आपको देखने से नहीं लग रहा कि टेढ़ा है थोड़ा, लेकिन जब स्केल रखा है तो आपको पता चला है, आप थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा टेढ़ा नहीं होना। फिर आपने सेकंड रे को इस तरह एक्सटेंड करना है डॉटेड लाइन से कि वो फर्स्ट रे के साथ जाकर क्या हो जाए, मीट कर जाए, ठीक है। सेकंड रे को आपने इस तरह एक्सटेंड करना है कि वो आपके पास फर्स्ट रे पे जाकर मीट कर जाए, ठीक है। उसके बाद एक और आपने थर्ड रे बनानी है, जरूरत नहीं है लेकिन बुक में बनाई हुई है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड रे कैसे बनानी है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड रे मीट हुई है, इस पॉइंट पर, ये थी सेकंड रे और ये थी फर्स्ट रे, जहां पर ये मीट हुई है वहां से आप थर्ड रे का स्टार्टिंग पॉइंट लें डॉटेड लाइन से और उसको बनाते जाएं। ऐसे बनानी है कि वो आई पीस के सेंटर में से पास करे। ये अभी थोड़ा सा खराब हुआ है लेकिन जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, जो थर्ड रे उसने बनाई हुई है,
पॉइंट एस से स्टार्ट लिया जहां फर्स्ट और सेकंड मिली हैं पीछे जाकर, वहां से स्टार्ट लिया है और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से उसको पास करवाया, ठीक है। यहां से उसको स्टार्ट किया थर्ड रे को, ये है थर्ड रे, और उसको बीच में से आई पीस के बीच में से उसने क्रॉस करवाया, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह करना। एक और फोर्थ रे भी है, वो भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसमें क्या है, वो जहां पर ये आपके पास इमेज बना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का I1, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ठीक है। अभी ये डॉटेड में बनेगी, अभी मैंने वैसी सॉलिड बना दी। उसके बाद उसे यहां जाकर आई पीस पे जाकर रोक दें और फिर वापस उसको लेकर आए, उसी पॉइंट पर वापस लाना है जहां पहली, दूसरी और तीसरी रे मीट किया। यानी कि कहने का मकसद ये चारों रेस को एक ही पॉइंट पर मीट करवाने। अगर एक पॉइंट पे मीट नहीं करवाएंगे डायग्राम गलत हो जाएगी, ठीक है। सो वो चौथी रे को भी आपने उसी पॉइंट पर जाकर मीट कराना। सो ये था आपके पास डायग्राम बनाने का तरीका। अब वर्किंग पे दोबारा वापस आ जाते हैं। ये जो I1 इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया था, इट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस पर क्या करेगा, जैसे ही लाइट ऑब्जेक्टिव से पढ़कर ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज बनाएगा, नीचे जो स्पेसिमेन पड़ा हुआ है उसका, उसके बाद लाइट कहां जाएगी, ऊपर आई पीस पर जहां से हम इमेज को देख रहे हैं। आई पीस का क्योंकि फोकल लेंथ बहुत लार्ज है वो, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में पड़ा हुआ है, तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के पीछे जाकर बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और आप देख सकते हैं इनलार्ज इमेज बन रहा है, ठीक है। उसको उसने I2 से शो किया है, ये इमेज I2 है, और TS से आप देख सकते हैं I2 इज ग्रेटर इन साइज देन I1, ठीक है। सो ये होती है आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। ऑब्जेक्टिव लेंस एक छोटा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है वो बिहेव करता है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड आई पीस लेंस विच इज हैविंग लार्जर फोकल लेंथ, और वो फिर उसका फाइनल इन लार्ज ऑब्जेक्ट के पीछे, ये याद रखना है रे डायग्राम बनाते हुए कि ऑब्जेक्ट के पीछे जाकर इमेज बनता है, ठीक है। सो ये था आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम। अब इसमें देख लेते हैं ये FE क्या है। FE है आपके पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। और FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से लेकर FO तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी तरह FE ये है पॉइंट FE, इससे लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल FE। उसके बाद ये आपके पास फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस आ गया, ठीक है। और ये आपके पास आई आ गई, जहां से आप आई पीस के आगे लगी, आपके पास आई, ये आई पीस होता है, यहां से आप देख रहे होते हैं, ये आपकी क्या आ गई, आई आ गई, ठीक है। और ये फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है कैपिटल L विच इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। What is the length of compound microscope? L is the length of compound microscope, which is the distance between objective and eyepiece. मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के लेंस के दरमियान जितना डिफरेंस होगा वो कहलाती है कैपिटल L या लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद है D जैसे हमने पहले भी पिछले वर्क में डिस्कस किया, वर्क फॉर डे 17 में। D क्या है, D इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द आई। मतलब ये बन रहा है फाइनल इमेज, यहां पर S पॉइंट पर, यहां से लेकर इस पॉइंट तक आई तक लेकर जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब चीजें बता दी, FO, FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, D और L, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास कंस्ट्रक्शन में। आपने हेडिंग में ये 3 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, ये बल्कि 2 पॉइंट्स, लास्ट 2 पॉइंट्स आप लिख लेंगे। पहला उसने एडवांटेजेस बताया हुआ है, इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आता है, ग्रेटर मैग्निफिकेशन होती है। सेकंड, यहां से आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देनी है सेकंड पॉइंट से, द ऑब्जेक्टिव लेंस। पहला कंस्ट्रक्शन में क्या चीज हो रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ शॉर्ट फोकल लेंथ FO लेस देन 1 सेंटीमीटर। उसके बाद द आई पीस हैज अ फोकल लेंथ FE ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर, मतलब 2, 3, 4 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये हेडिंग आ जाएगी, उसमें आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द रे डायग्राम एज शोन इन फिगर।
ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर बनाता है। क्यों अंदर बनाता है? क्योंकि हमने जो फाइनल इमेज ऑब्टेन करना है वो बड़ा इमेज ऑब्टेन करना है। उसके लिए जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो वो उसके फोकल पॉइंट और उस लेंस के दरमियान हो। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर ही बनाता है, ताकि वो बिटवीन आ जाए। जो वो इमेज बनाता है वो आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है और वो उसके फोकल पॉइंट और आई पीस के दरमियान आता है ताकि बड़ा इमेज बने। सो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। वो आप देख सकते हैं वो इमेज I1 FE के अंदर बन रहा है। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ये इमेज एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। And the final larger image I2 is formed outside the focal point of the objective। कि जो फाइनल इमेज बनता है I2 वो फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से भी पीछे जाकर बनता है। लार्ज इमेज बनता है, वर्चुअल बड़ा इमेज बनता है, फिर हमें ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आता है ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, अगेन जैसे मैंने वर्क फॉर डे 17 में बताया था, ये जितने भी फार्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं इनकी डेरिवेशन इस बुक में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जाकर। ठीक है, सो फार्मूला सिंपल आप देख लें क्या है, या आपको याद ही करना पड़ेगा। M इज इक्वल टू L क्या है? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस D ओवर FE। ये मल्टीप्लाई है बीच में, याद रखना क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। 1 प्लस D ओवर FE। D क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द आई टू द फाइनल इमेज, ये है D डिवाइडेड बाय FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो ये है आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को निकालने का फॉर्मूला, where L is the length of compound microscope which is equal to the distance between objective and eyepiece, जो कि मैंने बता दिया। D is the distance of final image from the eye। FE, FO and FE are the focal length of objective and eyepiece respectively। ठीक है, ये आपके पास आ गई वर्किंग में आपके पास रे डायग्राम भी बनेंगे और रे डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर आप, अच्छा भी लगेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी अगर आप ये अच्छी रे डायग्राम बनाकर दिए गए एकेडमी का, स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना इमेज भेजें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाता है पेपर। लास्ट हेडिंग बनेगी यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। It is also used for research in several fields of science like microbiology, botany, geology and genetics। ठीक है, डिफरेंट आपके पास ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनमें भी यूज होती है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करना। बॉटनी, बायो वालों को पता होगा, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। उसके बाद जियोलॉजी का होता है आपके पास, ये जो अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ये इसको जियोलॉजी कहते हैं। और जेनेटिक्स, ये जीन्स को जो हम डिस्कस करते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट। तो डिफरेंट फील्ड्स में ये माइक्रोस्कोप यूज होता है। लास्ट हेडिंग होगी यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अ नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।